ठीक। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 11, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही कंडक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले सभी फोर्थ कमिंग टेस्ट्स में आप बढ़ सके हिस्सा लेंगे। सबसे पहले अपने सीनियर साथी मनीष सर और शैलेंद्र सर को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार और नाइस एक्सप्लेनेशन किया है, जो कि काबिल तारीफ है। तो थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर, बेस्ट पेपर एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद ये हमारे डायरेक्टर सर का लोगो मिशन 2024 आप देख सकते हैं, और ये 10 का दम का सेशन आप देख सकते हैं, और ये आपका बायोलॉजी का स्केच आप देख सकते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। ये आपके सामने रहा पहला सवाल कि हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू डाइजेस्टिव ग्लैंड। और यही सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों को गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि उन्होंने विथ रेफरेंस टू ये डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा ही नहीं। बात को समझिए, उन बच्चों ने विथ रेफरेंस डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पढ़ा। मैं मानता हूं कि गाल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। ठीक, ये सही है। और लीवर हेपाइटिस डक्ट ये भी सही है। सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पेयर होती है। ठीक, और सलेवरी ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं होती। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। अब इसमें भी चक्कर है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर आप बात करेंगे बच्चों तो होता है थायराइड। ठीक, तो फिर भी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी तो ये है नहीं। और बाइल जो होता है वो हिपैटिक सेल से तो निकलता है, लेकिन वो हिपैटिक सेल जो होता है वो लीवर का होता है। इसीलिए कहा गया कि लीवर बनता है लीवर में, फिर स्टोर होता है बाइल में, और फिर सीसी के हार्मोन के कारण ये निकल करके जाता है डिओडनम में। तो ये बाइल का बड़ा रोल है। तो यहाँ पर बाइल केवल स्टोर एंड रिलीज होता है गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। तो हमारी जो मैचिंग चलेगी बच्चों वो विथ रेफरेंस टू डाइजेस्टिव ग्लैंड चलेगी, इसलिए ये मैचिंग हम गलत मानेंगे। ठीक है, तो बच्चों को ये बात पता नहीं थी, ये गॉल ब्लैडर जो था वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन का अप्रोच लगाना है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के रेफरेंस में लगाना है। इसीलिए मैं हर सेशन में आपसे कहता हूँ सबसे पहले कैट को पकड़िए, फिर उसके बाद विथ रेफरेंस को पकड़िए। तो मानता हूँ कि ये सही तो है, लेकिन विथ रेफरेंस डाइजेस्टिव ग्लैंड गलत है, इसलिए एक हमें सही दिख रहा हमारा, एक यहाँ है, आंसर विल बी चौथा। ठीक, और सलेवरी ग्लैंड जो होती है सलाइवा सीक्रेट करती है, 3 पेयर ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और लीवर आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक, और गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये बताया गया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी में कि बच्चों एकाएक नॉन लिविंग थिंग से, किसी नॉन लिविंग थिंग से लाइफ की ओरिजिन हुई, मतलब निर्जीवों से, अजीवों से, निर्जीवों से जीवन की उत्पत्ति हुई, ये बात कही गई। और ये सेंटेंस हमारा यहाँ, ये बुक की लाइन है, आपको याद होना चाहिए था। और इसे फाइनली डिस्प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लुईस पास्चर। ये वही लुईस पास्चर हैं जिन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था। और स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पूरी तरह से डिस्प्रूव हो गया। और उसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आया, या उसके बाद तमाम साइंटिस्ट आए, ओपेन आए, हेल्डेन आए, जिन्होंने ये बताया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लुईस पास्चर ही वो साइंटिस्ट से पूछा जाएगा कि विच साइंटिस्ट फाइनली डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक, और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इनके फ्लास्क का जो शेप था वो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने कुछ नहीं किया था बच्चों, एक ईस्ट को लिया था कल्चर मीडियम में, और उन्होंने खुले एयर में एक बार किया तो उसमें माइक्रोब जो था वो डेवलप कर गया, फंगस वगैरह का। और एक बार स्वान नेक्स्ट टाइप का था तो एयर आई ही नहीं, तो एयर के माध्यम से फंगस के स्पोर नहीं आए। ठीक है, कल्चर मीडियम में, तो इसका मतलब कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखिए हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड स्टेम। अब ये बच्चों गलत क्यों हो गया? थॉर्न आपको पता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और इसके एग्जाम्पल बुक में क्या दिए हैं? सिट्रस और बोगेनवेलिया। ठीक, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। फिलोक्लैड जो होता है जब लीफ स्टेम लाइक हो जाए, फ्लैटेंड हो जाए, और इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में ओपनसिया दिया हुआ है और यूफोरबिया दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फ्लैसी फ्लैटेंड है, फ्लैसी सिलेंड्रिकल। हाँ, इसमें क्या होता है कि लीफ जो होती है, स्टेम जो होता है वो लीफ लाइक हो जाता है, और इसमें कांटों में यही है कैक्टस। ये कैक्टस है भाई। तो कैक्टस में जो आप हरा हरा देखते हो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, वो आपका क्या होता है? वो आपका स्टेम होता है। जो कांटे आपको दिखाई पड़ते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, ये जीरोफिटिक एडाप्टेशन है।
ठीक, एक केस तो हो गया, तो ये भी भाई हमारा स्टेम हो गया। अब पिचर तो आपको पता ही है कि ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ये तो गया। अब फिलोड जो है, कभी कभी लीफ जो होती है पहले ख़त्म हो जाती है पौधे पर, तो पेटियोल लीफ लाइक बन जाता है, तो इसका मतलब ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। और इसका एग्जांपल आपकी बुक में ऑस्ट्रेलियन अकेसिया दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। क्लैडोड भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसमें केवल ओनली वन इंटरनोड होता है, और फिलोक्लैट में मोर देन वन इंटरनोड होते हैं, तो ये भी हो गया। लेकिन टेंड्रिल जो होता है वो मटर में जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, और जबकि कुकुम्बर में, ग्रेप वाइन में, वाटरमेलन में, इसमें जो टेंड्रिल है वो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। इसका मतलब जो टेंड्रिल है वो स्टेम और लीफ दोनों का मॉडिफिकेशन है, तो हमें स्टेम का निकालना था, तो भाई स्टेम का तो ये है, ठीक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि फंक्शनली दोनों में सिमिलर है। क्यों? मटर में जो टेंड्रिल है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, और वो भी क्लाइंबिंग का ही काम करता है। और जो स्टेम का मॉडिफिकेशन कुकुम्बर में, ग्रेप वाइन से वाटरमेलन में, यहाँ पर भी ये क्लाइंबिंग का ही काम कर रहा है, तो फंक्शन दोनों के सेम है। तो यहाँ पर 1, 2 और हमें ये 3 और 4 दिख रहा है भाई, तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो थॉर्न हो गया, फिलोक्लैड हो गया, क्लैडोड हो गया, टेंड्रिल हो गया, दैट इज 4 मॉड। अब मान लीजिए, अब देखिए पेटियोल भी लीफ का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब आप लीफ की पूरे एक कंप्लीट लीफ की आप बात करते हो तो बोलते हो लेमाइना पेटियोल लीफ बेस। तो अगर लीफ का मॉडिफिकेशन पिचर और आपका फिलोड और टेंड्रिल, तो भी आंसर 3 आता, तब आंसर आपका क्या आता? 4th आता, तो आंसर विल फर्स्ट। अब देखिए हाउ मेनी मैचिंग अकर, कुछ नहीं, आपको पता था कि वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में, और एयर एक्ट 1981 में तो आया था, लेकिन इसमें नॉइज़ को एज ए पोल्यूशन ऐड किया गया 1987 में, ठीक है। अब नॉइज़ और साउंड में क्या अंतर है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास में आप टीचर से पढ़ते हो तो वो तो साउंड है, लेकिन जब ट्रक का हॉर्न है या बहुत तेज़ कोई गाड़ी हो उसका हॉर्न हो जो हमें प्रॉब्लम करे, तो मतलब अनवांटेड साउंड जिसे हमारा ईयर बियर ना कर सके, सस्टेन ना कर सके, जिससे हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो या हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे वो साउंड, तो फिर वो नॉइज़ बन जाता है। तो नॉइज़ जो है वो पॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है। क्या था? एक तरह का ये पॉल्यूटेंट है भाई नॉइज़, ठीक, इसे ऐड किया गया। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है कि कब आया था? 1986 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1988 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, और ये इफेक्टिव हुआ 1989 में। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई। तो ये आपकी इतनी मैचिंग गलत है, केवल बी एक सही है, तो यहाँ हमारा एक यहाँ है, आंसर विल बी फर्स्ट। अब ये डायग्राम जो है ये सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को शो कर रहा है कि किस तरह से आयंस का एब्जॉर्प्शन रूट्स में होता है। आपको सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना था भैया। ये तो हमें एंडोडर्मिस दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं याद करके आया हूँ। क्यों बच्चों का ये सवाल गलत क्यों हुआ? कई स्टूडेंट्स, कुछ लड़कियाँ, कुछ बॉयज़ मेरे पास आए, वो बोले सर डायग्राम नहीं याद हो रहा है। पहली समस्या सर, और इस पेपर में देखिए, पिछले पेपर फुल सिलेबस में भी तकरीबन 10 में से 4 सवाल के डायग्राम के आपके मोस्ट गलत वाले थे, और आज भी देखिए आपका डायग्राम का सवाल गलत हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आए कि सर डायग्राम नहीं याद हो, क्या करें? तो हमने कहा आपका डायग्राम के प्रति इंटरेस्ट कितना है, आप डायग्राम कितने लगाव से देखते हैं, कितना जानना चाहते हैं डायग्राम के बारे में, ये मायने रखता है कि डायग्राम याद होगा कि नहीं याद होगा। भाई पूरे एनसीईआरटी 50 से अधिक डायग्राम है, और पूरे साल तो हम सवाल देंगे ही देंगे, पहली बात, क्योंकि मेरे डायग्राम क्वेश्चन में कंसेप्ट के साथ रहता है, तो आप देखते ही हैं। तो बात को समझिए, डायग्राम के प्रति एक लगाव पैदा करिए, आपका एक अट्रैक्शन होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। बात को समझिए, फिल्म में आप देखने जाते हो तो आप बता देते हो कि हीरोइन का कपड़ा हरे कलर का था, हीरो ने ये कलर की टी शर्ट पहनी थी, विलन ने ऐसे मारा था, सब कुछ आप बता देंगे, महीनों 2 महीनों तो बता देंगे। क्यों? क्योंकि आप पिक्चर देखने आते हो, उसमें एक इंटरेस्ट होता है, एक लगाव होता है, उसे आप देखना चाहते हो। लेकिन सर पढ़ाई मन लगता नहीं है, तो किताब की डायग्राम में क्या मन लगेगा? तो समस्या यहाँ नहीं है कि ये डायग्राम बहुत कठिन है, समस्या यहाँ है कि आपका डायग्राम के प्रति, अपनी किताब के प्रति कितना इंटरेस्ट है, कितना लगाव है। जितने लगाव से आप मूवी देखने जाते हो, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, टूरिस्ट प्लेस की बातें आपको भी याद रहेंगी, अरे उस झरने के पास खड़े हुए तो बड़ा पत्थर था, वहाँ बड़ा पेड़ था, सब कुछ बता देंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी सोच, आपके जज्बे, आपके समर्पण का दोष है। इस दोष को दूर करना सिर्फ आपके हाथ में है, और निर्णय लेना तो आपके अपने अधिकार में है। तो इसलिए इसको ठीक करिए। ये एंडोडर्मिस है, और ये आपका कैस्पियन स्ट्रिप है,
ये कैस्पियन स्ट्रिप है। तो पहला काम तो हम डायग्राम क्वांटिफाई कर लिए और ये हमें जाइलम दिख रहा है। ठीक, अब इनके फंक्शन से संबंधित कुछ बातें पूछी गई हैं। ए, लिविंग टिश्यू हेल्प इन फूड ट्रांस, नहीं, ये फ्लोएम के लिए बोली गई बात है। ठीक, और हमें तो ये पता है कि भैया ए जाइलम है, तो ये तो गया काम से। अब ए हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट है, पता है कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। और सी एंडोडर्मिस है और ये सुबेराइज्ड मटेरियल से बना होता है, जिसकी वजह से ये वाटर के लिए क्या हो जाता है, इम्परमिएबल। तो ये तो सही है, इम्परवियस फॉर वाटर। अब जो सी इम्परवियस फॉर वाटर, और जो ये आपका एंडोडर्मिस है, ये इनर बाउंड्री होता है कॉर्टेक्स का। क्या होता है, इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स। तो फिर ये आउटर की जगह यहाँ इनर होना चाहिए था। ठीक, तो ये गलत है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सी कैस्पियन स्ट्रिप है, ये सुबेराइज होता है। ठीक, ये सुबेराइज होता है, बात को समझिए। तो यहाँ पर एक और ये सही है, तो सेकेंड और थर्ड सही हमें कहाँ दिख रहा है, सेकेंड थर्ड, यहाँ ये थर्ड ऑप्शन में है। तो सबसे पहली बात है आपको डायग्राम में इंटरेस्ट होना चाहिए, बात को समझिए। जितने लगाव से जितनी चाहत आपकी फिल्म के हीरो हीरोइनों के लिए होती है, क्रिकेट मैच के लिए होती है, उतनी चाहत उतनी लगाव आपको अपने एग्जाम्स, अपने नीट के एग्जाम के लिए होनी चाहिए, अपनी किताब के लिए होनी चाहिए। और जब किताब के लिए होगा तो उसके छिपे हुए डायग्राम जो उसकी बुक की लाइन सब याद हो जाएंगी, बात को समझिए। तो आंसर थर्ड। अब देखिए विजय फॉलोइंग कुछ नहीं, आपको एक बात पता होनी चाहिए, गैमीट्स जो होते हैं वो मार्फोलॉजिकली या तो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, ठीक, जिसे आप आइसोगैमिट्स के नाम से जानते हो, ठीक, या होमोगैमिट्स के नाम से जानते हो, ठीक, या मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। ठीक है, जिसे आप हेट्रोगैमिट्स के नाम से जानते हो। इसका मतलब जो होमोगैमिट्स और हेट्रोगैमिट्स की आप बात कर रहे हो वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी है, और फिजियोलॉजिकली गैमिट्स ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। क्यों, इतना तो आपको सेंस ऑफ है कि मेल की फिजियोलॉजी अलग होगी, फीमेल की फिजियोलॉजी अलग होगी। मेल और गैमिट, फीमेल गैमिट अलग अलग सेक्स ऑर्गन बनते हैं, तो उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी, फिजियोलॉजिकली ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। ये बात याद रखिए, गैमिट्स ऑलवेज फिजियोलॉजिकली। और जो आइसोगैमिट्स होमोगैमिट्स आप पढ़ते हो ये मार्फोलॉजी के बेस पर है, और जो आइसोगैमिट्स होमोगैमिट्स हैं उन्हें मार्फोलॉजिकली वी कैन नॉट कैटेगराइज कि विच आर द मेल गैमिट एंड विच आर द फीमेल गैमिट। तो यही है आपका थर्ड ऑप्शन, ये सही है, पहला सही है, लेकिन ये दूसरा गलत है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। और क्लैडोफोरा में तो होमोगैमिट्स होते हैं, ये आपकी बुक में रिप्रोडक्शन में बना हुआ है, सेकेंड ऑप्शन। विद द फॉलोइंग विल नॉट इन वेरिएशन अमॉन्ग सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है एक पेरेंट से पैदा हुई अगली जनरेशन, फोर्थ कमिंग जनरेशन। तो कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही आपको ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड मिला था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही डायहिब्रिड क्रॉस में ग्रीन राउंड और येलो रिंकल्ड मिला था, मतलब रिकॉम्बिनेशन आया था, वेरिएशन आया था। तो ये तो इनके लिए है। और क्रॉसिंग ओवर तो आपको पता ही है कि भैया इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, दो पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स करते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोजनी को वेरिएट किया गया, तो ये तो सही है। और म्यूटेशन तो आपको पता ही है कि ये सोर्स ऑफ न्यू एलिल है। नेचर में सडन वेरिएशन और लगातार वेरिएशन चेंज होते जाते हैं। एक बात बता दें, नेचर में सबसे पहले कोई भी नया एलिल या कोई नई वैरायटी आती है, कोई स्पीसीज आती, सबसे पहले अगर आएगी मतलब कोई वेरिएशन, तो म्यूटेशन की वजह से। अब वो म्यूटेशन अगर नेचर के अकॉर्डिंग अडाप्टेबल हो गया और अडाप्ट करके फिर उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, तो वो एज ए नेचर में स्टेबल एग्जिस्टेबल स्पीसीज के रूप में दिखाई देगी। तो इसलिए जब भी आपका कोई नया एलिल या कोई वेरिएंट आता है तो वो एक नए एलिल की वजह से आता है, और ये एलिल म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन नेचर में लगातार होते रहते हैं। ठीक, तो ये तो सही है। लेकिन लिंकेज वो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन है जो पेरेंटल कैरेक्टर को होल्ड करता है, मतलब ये पेरेंटल कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है, नॉन रिकमेंड को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नॉन रिकमेंड को बढ़ा रहा है और रिकमेंड घटा रहा है। तो ये पेरेंटल कैरेक्टर को होल्ड करने वाली प्रॉपर्टी है, और इसी की वजह से येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड मिला था, मतलब ये वेरिएशन के लिए नहीं है। ठीक, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका आ गया भाई। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको केमिस्ट्री के माध्यम से समझते हैं। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए कि सर कैसे ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर नॉर्मली नहीं है। वैसे फैक्टर तो ये है लेकिन नॉर्मली नहीं है। ये 218 का PYQ है, आपको अनसॉल्व एज इट इज याद होना चाहिए था विद प्रॉपर आंसर। अब देखिए आपको पता केमिस्ट्री में A + B + C + D, ठीक, ये जब रिएक्शन करते हैं किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में
तो C+D बनता है। इसका मतलब C+D क्या है क्या नहीं वो हम तब बात करेंगे जब A+B प्रॉपर्ली रिएक्ट करे, रिएजेंट के परसेंट प्रोडक्ट बनाए। अब इसमें जिसका अमाउंट कम होता है उसे आप क्या नाम दिए थे मोल कॉन्सेप्ट में? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही वो रिएजेंट था जो डिसाइड करता कितना प्रोडक्ट बनेगा। और ठीक ऐसे ही आपकी लॉ ऑफ ब्लैकमैन जो कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो ऑप्टिमम लेवल के थोड़ा नीचे रहता है, जिसका अमाउंट कम रहता है। अब जिसका अमाउंट कम रहेगा तो वही डिसाइड करेगा कितना फोटोन होगा कितना नहीं। ठीक, आपको पता है CO2 प्लस H2O और ये फोटोन लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया था? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और प्लस वाटर। ठीक, अब CO2 और H2O और आपका क्लोरोफिल तो रहेगा ही, क्योंकि पूरी फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट सिस्टम से संबंधित होती है तो क्लोरोफिल रहेगा ही। और ये लाइट इतना जब इन्वॉल्व हुआ, प्रॉपरली वर्क किया, तो हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन, H2O मिला। मतलब ऑक्सीजन इस रिएक्शन में कहीं नहीं है, रिएक्टेंट में। मतलब ये रिएक्शन पहली बार होगी तो ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब इनके लिए, इस पूरे रिएक्शन के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ऑक्सीजन। नॉर्मली बात को समझ ली, इस नॉर्मली का बहुत बड़ा महत्व है। एक तरफ आप इसे लिमिटिंग फैक्टर ही मानोगे, वो कैसे मैं दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस रिएक्शन को पहली बार होने के लिए कहीं पर भी ऑक्सीजन पिक्चर में नहीं है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब जब ऑक्सीजन होगी पौधे के अंदर तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगी। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगी, जहाँ आपके CO2 और H2O एज ए इन प्रोडक्ट मिलेंगे। अब यही CO2 H2O फोटोसिंथेसिस में अगेन इस्तेमाल हो जाते हैं इंटरनली। आप इंटरनली आपके CO2 H2O आपके यहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल रिएक्टेंट के रूप में, तो फिर फोटोसिंथेसिस आगे चलेगा। लेकिन सबसे पहले जो रिएक्शन हुई वो बिना ऑक्सीजन के हो गई और ऑक्सीजन बाद में पिक्चर में आया, इसलिए ये नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। बात को समझिए, इस रिएक्शन को स्टार्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन बाद में आया है, इंटरनली आ गया, क्योंकि CO2 आप एटमॉस्फेयर से भी पौधा ले सकता है, H2O वेपर के रूप में बाहर से भी ले सकता है, लेकिन ऑक्सीजन सबसे पहले इनके रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन आया है। इस बात को समझिए, ये 2018 का PYQ इतना आसान सवाल नहीं है जितना आपको लग रहा है। बात को समझिए, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन मिला। अब ये ऑक्सीजन एज ए एरोबिक रेस्पिरेशन गया तो CO2 H2O। अब यही आपकी साइकिल कॉम्पनसेशन पॉइंट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बराबर होती है, तो आपका इक्वल चलता है, यही है। इसलिए ऑक्सीजन नॉर्मली ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ये नॉर्मली का बड़ा चक्कर है। वैसे तो लिमिटिंग फैक्टर है ही, क्योंकि पौधे में CO2 H2O लगातार ये रॉ मटेरियल के रूप में एरोबिक रेस्पिरेशन निकल रहा है, तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्मली ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये है इसकी पूरी कहानी। फर्स्ट आंसर। अब कुछ नहीं, आपको पता है कि इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी। भाई ये तो हमें एपी कल्चर दिख रहा है, कुछ नहीं, एपी कल्चर ये गलत है। और सेरी कल्चर जो होता है लैक इंसेक्ट के लेसिफा लेक्का के लिए होता है। और सम ऑफ द मेराइन फिशेस क्या भाई? हिल्सा, सैडनेस, मैकेकल, पॉम्फ्रेट सही है। और जो फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी? कतला, कॉमन कार्प और रोहू, ये तीनों फ्रेश वाटर। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर थर्ड। अब देखिए एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी, ये सवाल काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम किया। अब इसको आप लोग सीख लीजिए अच्छे से। कुछ नहीं, आपको पता है अगर मैं ये मेल की बात करूं और ये फीमेल की, ठीक, अगर मैं ये मेल की बात करता हूं और ये फीमेल की, और इसमें कितना होगा? 44 AA प्लस XY, और इसमें क्या होगा? 44A प्लस XX। अब ये सर जी AA क्या है? ये ऑटोसोम है, ठीक, ये नॉर्मल। अब जब इसका नॉर्मल आप गैमेटोजेनेसिस कराओगे, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस, अब यहीं से मामला समझ में आएगा कि ये एबनॉर्मल ओवा या एबनॉर्मल स्पर्म की बात क्या कहना चाहते हैं। नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस की जब आप बात करोगे तो ये प्रॉपरली सेग्रीगेट करेंगे मियोसिस 1 में, तो क्या गैमीट बनेगा? क्रोमोसोम का नंबर आधा, एक में X जाएगा और 22AA प्लस Y, एक में ये 2 स्पर्म बने, इसको निकाल लेते हैं 20A, ठीक है, ऑटोसोम प्लस X ये आ गया, और 20AA प्लस ये भी X आ गया, ठीक, ये फीमेल गैमीट हो गई। अब इन दोनों का फ्यूजन होता तो कहीं पर भी आपको या तो XX या लड़का लड़की, तो हमें ये तो चक्कर नहीं आया। अब एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस हो तो क्या चक्कर चले, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ये 44A प्लस XY ये मेल है, और मैं कह रहा हूँ 44A प्लस XX ये फीमेल है। मैं यहाँ मेल बना दिया
और मैं यहाँ फीमेल। अब इसको एबनॉर्मल मतलब क्या, ड्यू टू नॉन प्रॉपर डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये 22A अलग हुआ और ये वाला सेग्रीगेट नहीं हुआ प्रॉपरली, तो ये ऐसे ही रह गया, और ये 20AA प्लस X मतलब ये 0, मतलब यहाँ पर कोई सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको मैं एबनॉर्मल बना रहा हूँ, प्लस XX, ठीक, ये 0 हो गया। अब देखिए ये एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस है, मतलब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम का प्रॉपरली नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है, ये क्रोमेटिड प्रॉपरली अलग नहीं हुए हैं। अब क्या होगा कि ये 22AA XX वाला अगर इससे फ्यूज कर जाए इस मेल वाले से, तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं बनेगा, 44AA प्लस XX इसका और एक XX का, और यही है चूंकि लड़की पैदा कराई गई है 44X है, इसका मतलब नॉर्मल स्पर्म है और एबनॉर्मल ओवा है, और ओवा फीमेल मदर में बनती है, तो यही है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर। ठीक, और अगर आप स्पर्म, अगर आप कहीं एबनॉर्मल इसको करोगे तो XY पिक्चर में आ जाएगा और लड़की नहीं पैदा होगी इससे। ध्यान, माइंड इट, आपको XX लड़की पैदा हुई है तो यहाँ पर XY कभी भी एबनॉर्मल स्पर्म तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। अब देखिए फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड वोम ऐसा नहीं हो सकता, 2 ओवा अगर फ्यूज कराओगे तो 22 तियाँ 66 क्रोमोसोम आ जाएंगे। बात को समझिए, 22 दूनी 44 और 22 तियाँ 66, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरह बनेगा 66XX फिर XXX, तो आपको 44 हिलाना है तो 2 ओवा और ये और 2 स्पर्म फ्यूज नहीं करा सकते। माइंड इट, देखिए बाकी तो आपके आंसर ऐसे ही निकल गए। अगर आप 2 ओवा या 2 स्पर्म से फ्यूज कराओगे तो 22 तियाँ 66 ऑटोसोम आएंगे, बाकी का X अलग आएगा, 69 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसा दिया नहीं है। अब इन्हीं दोनों में से अगर आप एबनॉर्मल स्पर्म की बात करोगे तो XY वाला होगा तो लड़का पैदा होगा, और आपने लड़की पैदा कराई है, क्वेश्चन में तो लड़की पैदा हुई है ना XXX, इसलिए ये तो एबनॉर्मल स्पर्म का ऑप्शन ऐसे ही गया। अब बच्चा खाली यही, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चों। कभी कभी क्या होता है, आपको पूरा मैकेनिज्म ना पता हो तो भी आप उसको प्रॉपरली निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म आपको फ्यूज कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 66A हो जाएंगे, यहाँ पर भी 66A हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता। स्पर्म होने से क्योंकि आपने लड़की पैदा हुई यहाँ पर। ठीक, तो आपका आंसर। अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 44AA प्लस XXY यहाँ पर ह्यूमन सन होता या बॉय होता, लड़का पैदा होना था, तो इसके 2 रास्ते बनते, या तो एबनॉर्मल ओवा का इससे फ्यूज हो जाता XXY, तो भी हो, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और या आपका ये XY वाला नॉर्मल वाले से फ्यूज। तो इसका मतलब कि अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन होता तो फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म या फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा दोनों आंसर आ सकता था। माइंड इट, हो सकता है भविष्य में आपको क्वेश्चन मिले बच्चों। तो अगर आप 44A प्लस XXY वाला कोई लड़का पैदा करना होता तो एबनॉर्मल ओवा से भी हो सकता था और एबनॉर्मल स्पर्म से भी हो सकता था। तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर प्रकार के कंसेप्ट, हर प्रकार का नज़रिया, व्यूज़ आपको दे सकूँ। PYQ के ये आप देख सकते डिक्टो में PYQ के सवाल निकाल के लाओ, ये PYQ का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए था। आप 10 ईयर की PYQ उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।